बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पत्रकारों से नहीं मिलना चाहते। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। 10 साल में उन्होंने 70 से ज्यादा विदेश दौरे किए हैं और इस दौरान सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की है जिसमें सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन विदेश दौरों में वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज की बड़ी बड़ी रैलियां जरूर करते हैं जिनमें खासा चमक दमक होता है और ये रैलियां मोदी की राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। एनआरआईज आमतौर पर इंडियन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते। इंडिया दोहरी नागरिकता नहीं देता, यानी जिन लोगों ने नेशनलिटी बदल ली है उन्हें इंडियन इलेक्शंस में वोट डालने का अधिकार नहीं है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए भी विदेशों से रिमोट वोटिंग नहीं संभव है, यानी वोट डालने के लिए उन्हें भारत जाना होता है। तो फिर ये नॉन वोटर्स इंडियन पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? चलिए समझते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हों तो इसे शेयर जरूर करें। आमतौर पर धारणा है कि मोदी ने बहुत ज्यादा विदेश दौरे किए हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि प्रधानमंत्री रहते उन्होंने लगभग उतने ही दौरे किए हैं जितने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। फर्क यह है कि मोदी ने अपने दौरों को मेगा इवेंट बना दिया है और इनमें नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज को शामिल कर लिया है। 50-50, 60-60 हजार लोगों वाली रैलियां की जिन्हें इंटरनेशनल मीडिया इग्नोर नहीं कर पाया। समझा जाता है कि ये रैलियां मोदी की पॉलिटिकल माइलेज को ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। मोदी वैसे भी भारत को विश्व गुरु के तौर पर प्रोजेक्ट करते आए हैं। पहले के प्रधानमंत्रियों का ध्यान आमतौर पर नेशन टू नेशन कॉन्टैक्ट बिल्डिंग पर होता था। स्टेट हेड्स की मुलाकात में बायलैटरल डील्स और इंटरनेशनल इवेंट्स में भागीदारी मजबूत करना प्रायोरिटीज होती थी। लेकिन मोदी की यात्राओं में नॉन रेसिडेंट इंडियंस की कहानी भी शामिल कर ली गई है। ये एक बड़ा बदलाव है जो घरेलू राजनीति को भी प्रभावित करता है। इंडियन डायस्पोरा का इम्पोर्टेंस साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिकल है, ब्रांड इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन डायस्पोरा भी क्या कहते हैं, उनका ग्लोबल वैल्यू भी बढ़ रहा है। प्रोफेसर अंजलि अरुणदेकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज की फाउंडिंग मेंबर हैं और विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर कई बरस से रिसर्च कर रही हैं। इस वीडियो को तैयार करने और पूरे मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने उनसे लंबी बातचीत की है जिसका कुछ हिस्सा हम शामिल कर रहे हैं। वो जो वोट देने वाले नंबर्स है वाला नंबर है वो बहुत बहुत ही मिनिमल है। तो उसमें मतलब कि वैसी हालत में जब हम देखते हैं कि मोदी जो है वो चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो ट्रंप के साथ हो या सिडनी में हो या यहाँ वेम्बले में हो, इस तरह का जो एक मेगा इवेंट करते हैं जिसमें कि हजारों मिलियंस ऑफ यूरोज, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा करके वो इवेंट्स होते हैं जिसमें कि वो उस तरह के लोग जाते भी है, वो ये सारा गेम समझ में नहीं आता है। मैं एक रैली को गई थी जस्ट एज क्या कहते हैं हम लोग स्कॉलरशिप में, एथनोग्राफिक एक्सपेरिमेंट, बस देखने ये क्या मसला है, ये क्या क्या जादू है। और मैंने राहुल गांधी का भी 2 घंटे एक इंटरव्यू किया था, तो मुझे देखना था फर्क क्या है। और फर्क है एक रॉक कॉन्सर्ट जैसा, कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, कोई ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं है, बस एक क्या कहे माहौल है जो सब स्टेडियम में जो कह रहे वो इंडिया 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 कर रहे थे। वो इंडिया क्या है, मैंने 3-4 लोगों को पूछा आप क्यों आए यहाँ, तो उन्होंने सब ने कहा ही मेक्स अस प्राउड, ही मेक्स इंडियंस प्राउड। लेकिन इसका मतलब क्या है? और आप जो वो रैलीज में जाएंगे उसमें 60% या 70%, मैं गारंटी से नहीं कह सकती हूँ, अंदाजे से कह रही हूँ, 50 के ऊपर होंगे। जो यंग लोग हैं वो नहीं जा रहे। और मैं इसका एम्फेसिस क्यों दे रही हूँ कि मैं ये इंडिया में भी नोटिस कर रही हूँ।
सच तो यह है कि भारतीय राजनीति में एनआरआईज के रोल को ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हम इसे 3 फैक्टर्स से समझने की कोशिश करते हैं: पैसा, पावर और पॉलिसी। लगभग 3.5 करोड़ इंडियंस भारत से बाहर रहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है और जहां से सालाना $100 अरब से भी ज्यादा का रेमिटेंस आता है। यह भारत की कुल जीडीपी का 3 से 4% हिस्सा है और ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी। इस पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में होता है। देश की तरक्की और सरकार की रिपोर्ट कार्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। भारत का चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनावों में गिना जाता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च हुआ, जो इस बार बढ़कर 1,20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक लोकसभा उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 75 लाख रुपए खर्च कर सकता है। कुछ राज्यों में यह सीमा 95 लाख रुपए तक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए खर्च की सीमा नहीं होती। हाल के चुनावों में उन्होंने अंधाधुंध पैसा लगाया है। भारतीय राजनीति में विदेशी फंडिंग पर पाबंदी है, लेकिन इस पर कभी भी पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2014 से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों को विदेशी पैसा लेने का दोषी पाया था। बाद में बीजेपी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाकर चंदे को अपारदर्शी बना दिया। ये पता लगाना मुश्किल हो गया था कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया और अब उसके डिटेल्स सामने आ चुके हैं। सीधे तौर पर तो किसी विदेशी कंपनी का नाम नहीं आया, लेकिन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि आंशिक विदेशी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को डोनेशन की इजाजत थी। So funding is a huge part of the Modi brand. तो फंडिंग इज वेदर ये ट्रांसलेट होता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन फैक्चुअली हमें पता है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं जिससे मोदी का बीजेपी, आरएसएस, कोई भी व्हाटएवर यू यूज आगे बढ़ रहा है। 20 साल पहले तक भारत में सिर्फ $20 अरब का रेमिटेंस आता था, लेकिन ध्यान रहे कि इन्हीं 20 सालों में विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या दोगुनी हुई है और इसी दौरान उनके पास जबरदस्त पैसा आया है। इकोनॉमिक फोर्स के अलावा इन्हीं 20 सालों में इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिकल और दूसरे फील्ड्स में भी ताकतवर बना। अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीति में उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है और मेजर टेक्निकल कंपनीज उनकी लीडरशिप पर भरोसा करती जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक, यूएन, हर जगह भारत की साख पिछले 20 साल में काफी बढ़ी है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों की ताकत की पहली झलक 2008 में मिली थी, जब कुछ इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन इंडियंस ने भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील में अहम भूमिका निभाई। स्वदेश चटर्जी की किताब बिल्डिंग ब्रिजेस में इस बात का जिक्र है कि किस तरह कुछ इंडियंस की लॉबिंग से ये अमेरिकी कांग्रेस में पास हो पाया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने अपनी OFBJP या ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूनिट पर भी खास ध्यान दिया है। यह कोई 30 देशों में बहुत एक्टिव है, जहां इंडियन डायस्पोरा खासा मजबूत है। तो डायस्पोरा की जो कहानी है वो पुरानी है और नहीं है। पुरानी है क्योंकि आपको तो पता है बीजेपी की ग्रुप है ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी फॉर एग्जांपल, जो पहले से बहुत काम कर रहे हैं कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, सब जगह। उनका मूल्य हेतु यह है कि जाके डायस्पोरा में एंगेजमेंट करे, एनलाइटमेंट करे, लेकिन उनका प्रोजेक्ट पहले से ही पॉलिटिकल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी वही कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश इतनी कामयाब नहीं हुई थी। OFBJP के अमेरिकी चैप्टर ने कोई 3000 US वॉलंटियर्स को इस साल चुनाव प्रचार के लिए भारत भेजने का फैसला किया है और इसके मेंबर्स भारत भर में कोई 25 लाख फोन कॉल्स करके लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। वैसे विदेशों से भारतीय वोटरों को फोन करने का ओरिजिनल आइडिया बीजेपी का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का था। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की वजह से विदेशों में रहने वाले कई इंडियंस पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। अरविंद केजरीवाल ने करप्शन फ्री इंडिया का नारा देते हुए अपनी राजनीति की शुरुआत की थी,
जिसने विदेशों में रहने वाले कई भारतीयों को अट्रैक्ट किया। वो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ जर्मनी के हजारों लोगों के साथ गूगल हैंगआउट पर बात किया करते और उन्हें भारत की राजनीति में हिस्सा लेने के लिए मोबिलाइज किया करते। विदेशों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने कोई 5 लाख फोन कॉल्स करके झाड़ू के निशान पर बटन दबाने की अपील की थी। केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर इसका काफी फायदा हुआ। यहां तक कि कई एनआरआईज आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए छुट्टियां लेकर भारत भी गए। लेकिन बाद में केजरीवाल और डायस्पोरा के बीच दूरी बढ़ गई। पर भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस कहां चूक गई? न्यूक्लियर डील में भारतीय डायस्पोरा ने कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को मदद की थी और यह सरप्राइजिंग है कि कांग्रेस ने डायस्पोरा को इग्नोर कर दिया। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने फॉरेन ट्रिप्स पर भारतीय कम्युनिटी से मेल जोल बढ़ाने पर जरूर ध्यान दिया है, लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट। ऐसा हुआ क्यों? बहुत इजी है ये सवाल। ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो शाखाएं हैं बीजेपी की और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आउटरीच है, जो ग्राउंड मूवमेंट है, वो इंडिया कोalition या कांग्रेस का बिल्कुल नहीं है। बीजेपी की ही तरह कांग्रेस की भी विदेशी इकाई है जिसे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कहा जाता है, लेकिन पार्टी इसे लेकर ज्यादा गंभीर नहीं दिखती। यहां तक कि इसकी वेबसाइट में भी कोई अपडेट नहीं है और यहां आज भी सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बताया जा रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की नीति बिल्कुल अलग है। आजादी के बाद डायस्पोरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जवाहरलाल नेहरू की सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत की आंतरिक और विदेश नीति से अलग रखना चाहती थी और उन्हें हिदायत दी जाती थी कि वे अपने मेजबान देशों के प्रति वफादार रहें और वहां के कल्चर में घुल मिल जाएं। ये नीति कोई 31 साल तक चलती रही। यहाँ 1970 के दशक का जिक्र जरूरी है, जब युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने लाखों भारतीयों को अचानक देश से निकाल दिया। उस समय भारत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी जिसने इन लोगों को कोई खास मदद नहीं की। मोदी की विदेश नीति इससे अलग है। वो भारतीयों की ग्लोबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपने मेजबान देशों के प्रति वफादार जरूर हों लेकिन अपनी मातृभूमि की मदद के लिए भी तैयार रहें। मोदी के शासनकाल में भारत में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रसार देखने को मिला है और हर छोटी बड़ी चीज को देश की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाने लगा है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इससे अछूते नहीं हैं। हालांकि मोदी के विदेश दौरों में कई बार विरोध प्रदर्शन भी होते हैं जिन पर मीडिया ज्यादा ध्यान नहीं देता। ख्याल रहे कि गुजरात दंगों के बाद वेस्ट के कई देशों ने मोदी पर अघोषित बैन लगा रखा था और लगभग 10 साल तक उन्हें कई देशों का वीजा तक नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद कहानी बदल चुकी है। अब इन देशों के स्टेट हेड्स भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस वाली रैलियों को इग्नोर नहीं कर पाते और मोदी के साथ इनमें जमकर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यहां जमा होने वाला क्राउड पावरफुल होता है और उनकी राजनीति के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। पर इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि 1990 तक विदेशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या बहुत कम थी और वे पावरफुल फोर्स नहीं बने थे। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का एडवांटेज है कि उन्हें एक ताकतवर डायस्पोरा मिला है जिसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया है। ध्यान रहे कि यह इवेंट्स भारत के सरकारी कार्यक्रम नहीं होते और न ही बीजेपी या दूसरी भारतीय राजनीतिक पार्टियां इन्हें आयोजित करती हैं, बल्कि विदेशों में रहने वाले वॉलंटियर्स इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं और इनका खर्च चंदे से निकाला जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों की छवि आमतौर पर सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों की होती है। ये भारत में अपनी कम्युनिटी के बीच इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं। वे जब मोदी की रैलियों में हिस्सा लेते हैं तो एक तरह से मोदी सरकार और उसकी नीतियों का एंडोर्समेंट कर रहे होते हैं। जाहिर है कि भारतीय चुनावों में बीजेपी को इसका फायदा पहुंचता है। इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से क्या फायदा होता है। एक वजह तो पावर के साथ प्रॉक्सिमिटी यानी नजदीकी है। कारोबार से लेकर राजनीति तक में इसका फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह इमोशनल है।
इंसेंटिव क्या है इनके पास इस तरह के वॉलंटियर, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ने का, और वो मतलब के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंगेज होने का? मुझे लगता है कि ये जो लोग वॉलंटियर वगैरह कर रहे हैं वो एक आइडियोलॉजी कभी भी निकाल नहीं सकती है मेरे ओपिनियन में। उनका कमिटमेंट क्या है कि हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो हमारे देश को आगे ले जाएगा, और वो आगे ले जाने का जो मेहनत है, जो क्या कहते हैं, जोश है, वो सब उनके पास टाइम और रिसोर्सेज है करने के लिए। 1,30,00,000 से भी ज्यादा एनआरआईज के पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं, यानी उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। लेकिन पिछली बार के आम चुनाव में इनमें से सिर्फ 25,000 ने ही भारत जाकर वोट डाले। इनमें से भी 90% से ज्यादा केरल के लोग थे। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि विदेशों में रहने वाले वोटरों के लिए जल्द ही ई बैलेट की सुविधा मिल सकती है। इतनी कम संख्या के बाद भी ओवरसीज इंडियंस के पावर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनका इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रीब्यूशन इन्हें एक ताकतवर कम्युनिटी बनाता है। ग्लोबलाइजेशन के साथ दूरियां कम होती जा रही हैं और इसके साथ ही डायस्पोरा का रोल बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में इनकी अहमियत और बढ़ने वाली है। शायद पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये एक सीधा और साफ संदेश हो सकता है। नमस्कार।